स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 22 पार्ट बी। सबसे पहले इंटरकनेक्शन देखते हैं। तो ये हमारा सीरीज़ टाइप का इंटरकनेक्शन है एक तरीके से, मतलब आपको ये समझ में नहीं आएगा कि सीरीज़ में क्यों है, बट ये सीरीज़ टाइप का इंटरकनेक्शन है। और सीरीज़ टाइप का भी मेनली इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे आपका जो करंट की वैल्यूज़ है वो आपका इक्वल हो रही है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे I2 इक्वल टू I2 डैश इक्वल टू I2 डबल डैश। ये जो करंट है I2 डैश और ये जो करंट है आपका I2 और ये जो करंट I2 डैश आएगा, ये सारी वैल्यूज़ आपकी सेम है। और ऐसे ही यहाँ पे जो करंट है I1, फिर ये जो करंट है I1 डैश और ये जो करंट है I1 डबल डैश, ये सारी ही करंट की वैल्यू आपकी सेम है। मतलब इसीलिए हमने बोला है कि सीरीज़ में है। अब क्योंकि सीरीज़ में है तो वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि ये वोल्टेज डिवाइडर की तरह काम कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा वैसे भी हमें समझ में आ गया कि Z पैरामीटर की बात हो रही है और यहाँ पे है भी लिखा हुआ। ये अलग अलग वैल्यूज़ है Z पैरामीटर्स की, ठीक है। इसका मतलब कि एक आपका Z एक अलग है और एक आपका ये वाला डबल डैश वाला, एक डैश वाला, एक डबल डैश वाला अलग है। ओके, तो यहाँ पे सीधे से हमें इम्पिडेंसेस को ऐड कर देना, और इम्पिडेंस से मतलब है कि उसकी मैट्रिक्स को। तो अगर आपको टोटल मैट्रिक्स निकालना है Z11, Z12, Z21, Z22, इसको सॉल्यूशन क्या है आपका इक्वल टू ये दो मैट्रिक्स का सम। ओके, इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन यहाँ पे ये है इन्वॉल्व हुआ है। तो फाइंड द ओपन सर्किट इनपुट इम्पिडेंस ऑफ द नेटवर्क शोन। ठीक है, जैसे ओपन सर्किट की बात हुई, मतलब एक तो Z पैरामीटर की बात हो रही है, इम्पिडेंस भी है तो Z पैरामीटर हो गया और आपका इनपुट टाइप का हो गया। ओके, इसका मतलब है कि आपको Z11 निकालना है, ओपन सर्किट इनपुट इम्पिडेंस। ओपन सर्किट मतलब आप इस वाली साइड से, आउटपुट वाली इस वाली साइड से उसको ओपन कर दो, तो I2 को 0 कर दो, मतलब सीधे से आपको V1/I1 निकालना है। मतलब आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपल आपको अगर V1/I1 का रेशियो आपने निकाल लिया, इसका मतलब कि आपका काम हो गया और आपको इसमें और कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालने। कुछ इसमें डिफरेंट चीज़ें हैं, जैसे कि इधर आपका V1 वोल्टेज है, इधर वोल्टेज हमने इस रेजिस्टेंस 5 ओम के रेजिस्टेंस पे लिया है V3। ओके, इसी V3 पे डिपेंड कर रही है ये एक डिपेंडेंट करंट सोर्स है जो कि है 2V3 की वैल्यू के इक्वल। ओके, और इसी V1 से हम मान ले रहे हैं कि करंट निकल रही है I1 और ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है, और ऊपर जो हमारा ये है ये 3I2 एक टाइप का जो कि I2 करंट पर डिपेंड कर रहा है, और I2 करंट क्योंकि 0 हो गई, ये आपका एक वोल्टेज सोर्स है। तो जैसे ही उन्होंने हमसे सीधे से पूछा कि भाई Z11 हमें बताओ, Z11 बताओ, और Z11 बताने के लिए I2 को 0 कर दो। जैसे ही I2 0 हुआ मतलब ये भी 0 हो गया, तो ये जो ऊपर आपका कनेक्शन हुआ है, इस कनेक्शन की हमें ज़रूरत है ही नहीं, ये आपका 0 हो गया। अब क्योंकि ये एक वोल्टेज सोर्स है, आप ये समझो दिस इज़ अ वोल्टेज सोर्स एंड नॉट करंट। ये वोल्टेज सोर्स है बट ये डिपेंड कर रहा है करंट की वैल्यू पे। तो हमें ये मतलब नहीं कि करंट की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, हमें ये पता है कि वोल्टेज सोर्स है, अगर ये 0 होता है तो फिर ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पे मेन चीज़ यही है कि ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, तो आपको इसको ऐसे शॉर्ट सर्किट कर देना है। ओके, तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया आपका। ओके, शॉर्ट सर्किट हो गया। तो ये फाइनल डायग्राम कुछ इस तरीके से बना। अब हमें कुछ भी करके इस V1 और इस I1, V1/I1 इसका रेशियो निकालना है। तो क्या करो कि KVL इसके अलॉन्ग लिख दो। ये मैंने जो ब्लू से हाईलाइट किया है, इस वाले पाथ, ये जो पाथ है ये वाला पाथ, इसके अलॉन्ग KVL लिख दो। ओके, KVL लिखना आसान है। एक तरफ V1 लिख दो, ठीक है। V1 इक्वल टू, सबसे पहले आपका क्या आएगा, ये 3 × I1, ये जो 3 ओम है ये I1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 × I। तो देखो सबसे पहले 3I आया, प्लस आपका क्या आ जाएगा, ये जो 4 ओम का रेजिस्टेंस है इधर वाला, ये जो 4 ओम का रेजिस्टेंस है, इसके अंदर से कौन सी करंट जा रही है वो देखो, इसके अंदर कौन सी करंट जा रही है, देखो इधर से I1 करंट जा रही है, तो इसमें ऊपर कौन सी करंट चढ़ेगी, एक तो I1 चढ़ेगी, और इधर से ये 2V3 ये करंट की वैल्यू है, जबकि ये वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा है बट है तो करंट की वैल्यू, तो प्लस 2V3। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो ऊपर वाली ब्रांच है, इस पूरी ब्रांच में जो करंट आपका जा रहा है वो I1 + 2V3 जा रहा है। अब मान लो वो यहाँ पहुँचा, जैसे ही वो करंट आपकी इस जगह पहुँची, अब वो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो इधर जाए या इधर जाए, पर इधर तो जाएगी नहीं, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ओपन है, तो वो इधर ही जाएगी वापस, तो ये करंट आपकी इधर चली जाएगी। इसका मतलब कि ये वाली जो करंट है आपका I1 + 2V3, यही आपका 4 ओम के रेजिस्टेंस में जा रही है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे +4 × I1 + 2V3 लिखा है, और प्लस ये जो यहाँ पे 5 ओम का रेजिस्टेंस है, अब इसके अराउंड वोल्टेज की वैल्यू उन्होंने पहले ही हमें दे दी है, तो हमें इसमें 5I1 नहीं लिखना पड़ेगा, हम इसको सीधे V3 लिख देंगे। अब V3 लिख दिया, अब हमें वैसे भी पता है कि V3 जो है वो 5I1 है, तो इस 5I1 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये देखो 5I1 यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, क्योंकि इसमें भी V3 था, तो ये हमारा बन के आ गया। इधर देखो, अब देखो आप ध्यान से, तो इधर V1 है, इधर I1 है, इधर भी I1 है और इधर भी I1 है, सब I1 है। तो पूरे इक्वेशन में हमारा केवल V1 बचा और केवल I1 बचा।
तो उसको एक तरफ ले लो तो आपको जो आंसर मिलेगा वही आपका Z11 होगा। तो काफ़ी ईजी था। ओके, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं लग रही थी, बट हाँ थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपका लग रहा था। एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पे बात कर रहा है फाइंड मैक्सिमम पावर इन द लोड रजिस्टर। ये जो लोड रजिस्टर है ना इधर वाला, इसके अंदर मैक्सिमम पावर हमें बतानी है। ओके, सबसे पहले चेक करो कि क्या ये आपका सिमेट्रिकल है कि नहीं। ये जो Z पैरामीटर है, Z मैट्रिक्स है, आप सीधे से देखोगे तो आपका ये जो 5 और 6 है अलग अलग है, हमेशा डायगोनल इक्वल होने चाहिए। तो ये नॉट सेटिस्फाइंग है, तो इसको ये सेटिस्फाइंग नहीं है तो आप इसको रिप्लेस नहीं कर सकते। ओके, ठीक है, देन नॉट ओके, रिप्लेस नहीं कर सकते टी नेटवर्क से, वरना क्या होता हम इस Z पैरामीटर को T से रिप्लेस कर लेते। टी नेटवर्क में क्या होता है ZA, ZB और ZC, और उनकी वैल्यूज़ को अलग अलग हम निकाल लेते, वो हमने फॉर्मूला निकाल लिया है। पर क्योंकि ये सिमेट्रिकल नहीं है तो हम इसे रिप्लेस नहीं कर सकते। तो पहला तो पॉइंट ये हो गया। ओके, तो फर्स्ट चेक इफ इट इज सेटिस्फाइंग रेसिप्रोकल कंडीशन। ओके, सिमेट्रिकल नहीं रेसिप्रोकल चेक करना है, मेन पॉइंट ये है। ठीक है, सॉरी फॉर सिमेट्रिकल। तो रेसिप्रोसिटी चेक करनी है, अगर ये रेसिप्रोसिटी को शो कर रहा है मतलब आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं टी नेटवर्क से। अब क्योंकि उसको शो नहीं कर रहा है तो अब इस पूरे ये जो Z पैरामीटर मतलब ये बॉक्स है डिवाइस, इसको रिप्लेस कर दो इसके Z पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट से, जो कि हमने शुरू में देखा है। ओके, तो ये आपका कुछ Z पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट ऐसा होता है। इधर ये इधर हो गया, इधर ऐसे चला गया, और ये ऐसे इधर हो गया और इधर हो गया। अब इसमें क्या कनेक्ट कर दो, इधर हमने ये कनेक्ट कर दिया है, ये आपका क्या है लोड रेजिस्टेंस, इधर क्या है सोर्स वोल्टेज, सोर्स वोल्टेज के संग सीरीज में क्या है 10 ओम का रेजिस्टेंस, और बीच में पूरा आपका ये हो गया। तो अब इसमें क्या है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा और बड़ा क्वेश्चन है। आपको लोड रेजिस्टेंस के थ्रू मैक्सिमम पावर निकालनी है। ओके, मैक्सिमम पावर इन द लोड रजिस्टर। उसके लिए पावर के लिए क्या हो सकता है भाई, अब I²R निकालो या फिर V²/R निकालो, मतलब उसके एसोसिएटेड वोल्टेज या आपको करंट तो पता ही होनी चाहिए, तभी आप निकाल सकते हो मैक्सिमम पावर। ओके, और हमें खुद RL की वैल्यू ही नहीं पता है पहली बात तो इसके थ्रू हम क्या लगाएंगे थेवेनिन्स थ्योरम। तो इसके थ्रू VTH निकालेंगे केस 1 में और फिर निकालेंगे केस 2 में RTH। तो VTH निकालने के लिए क्या करेंगे, अब क्योंकि VTH निकाल रहे हैं फिर भी ये Z पैरामीटर का बात है तो हम यहाँ पे I2 को तो कर देंगे 0, मतलब इधर जो साइड जो करंट है वो तो करंट है ही नहीं। तो सबसे पहले I1 करंट लिखते हैं। तो ये जो I1 करंट इस वाले इसमें फ्लो कर रही है। अब देखो क्योंकि I2 0 हमने ले ली इसको सॉल्व करने के लिए, तो ये वाला जो टर्म जो I2 पे डिपेंड कर रहा था ये हो गया पूरा आपका शॉर्ट सर्किट। क्यों, क्योंकि ये एक्चुअल में एक वोल्टेज है और वोल्टेज हमेशा 0 होने पर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। जब ये हो गया शॉर्ट सर्किट कुछ ऐसे, तो आपका इस वाले लूप में क्या बचा, एक VS बचा और 2 रजिस्टेंस बचे। तो करंट क्या होगा, टोटल वोल्टेज और अपॉन टोटल रजिस्टेंस। तो सिंपल सा फॉर्मूला बन गया आपका VS = RS I1 = VS अपॉन RS + Z11। ओके, इक्वेशन 1। अब VTH को अगर आप लिखना चाहें इधर, तो VTH को कैसे लिख सकते हैं कि जो Z21 है ये वोल्टेज है ये वाला, क्योंकि इसमें करंट तो फ्लो नहीं हो रही, तो इसका जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज ये हो जाएगा। तो Z21 × I1 इज द VTH। ठीक है, ये VTH के इक्वल ही हो जाएगा ये Z21 × I1। तो ये इक्वेशन 2 हो गई। ओके, तो इससे क्या हुआ कि हमें I1 पता है, तो इस I1 की जगह ये रख देंगे, इस I1 का इस्तेमाल करके, तो हमें यहाँ से मिल जाएगा VTH। ये VTH का फाइनल आपका बन गया। ओके, ये Z21 × VS अपॉन RS + Z11। हमें RS भी पता है, हमें VS भी पता है, हमें Z21 भी पता है और हमें Z11 भी पता है। ओके, सारी चीज़ें पता है। Z11 कैसे पता है, इन्होंने मैट्रिक्स पहले ही दे दी थी हमें, Z की मैट्रिक्स। ओके, तो ये वैल्यूज़ लगा के VTH आ गया आपका 5 वोल्ट। तो VTH तो हमें फ़िलहाल पता चल गया। ओके, अब RTH निकालना पड़ेगा, केवल VTH से तो काम चल नहीं जाएगा। ओके, तो RTH कैसे निकालेंगे, फॉर कैलकुलेटिंग RTH क्या करेंगे कि दोनों में KVL लगा देंगे। ओके, इसको शॉर्ट कर दिया, इस वाले उसको भी, यहाँ पे हमने शॉर्ट कर दिया, मतलब यहाँ पे सोर्स वोल्टेज अभी हटा दिया, यहाँ पे सोर्स वोल्टेज नहीं ले रहे हैं, और यहाँ पे हमने इसको मान लिया कि इसके अराउंड, क्योंकि ये डिपेंडेंट सोर्सेज हैं, क्योंकि इसमें देखो ये डिपेंडेंट सोर्सेज इंक्लूड हैं। तो थेवेनिन्स थ्योरम उस केस में कैसे लगाते हैं आपको याद रहनी चाहिए कि जब डिपेंडेंट सोर्सेज होते हैं, तो यहाँ पे जो ये आपका जगह है ना, इसको खाली ना छोड़ के एक वोल्टेज सोर्स या फिर एक करंट सोर्स से रिप्लेस कर देते हैं। तो हमने एक वोल्टेज सोर्स V2 से रिप्लेस कर दिया जो कि करंट I2 को सप्लाई कर रहा है। तो सीधा सा क्या हो गया कि ZTH जो है वो V2/I2 के इक्वल है। ओके, तो आपको ZTH निकालने के लिए ZTH नहीं निकालना है, आपको V2/I2 रेशियो निकालना है सीधा सा। तो पहले I1 लिखते हैं, जो ऊपर इक्वेशन लिखी थी इस वाले लूप में आप अगर चला दोगे तो आपका I1 आ जाएगा Z12 × I2, क्योंकि ये वोल्टेज सोर्स है अपॉन ये। ठीक है, इस पूरे लूप में एक ही वोल्टेज सोर्स है ये, और अपॉन 2 रजिस्टेंस है। तो इस तरीके से इक्वेशन 1 आपका आसानी से आ गई।
I2 को निकालो, I2 को निकालोगे तो इसमें लूप चला दो। देखो I2 को निकालने में इसमें दो वोल्टेज सोर्स है, एक तो V2 है और एक आपका ये है। ओके अब क्योंकि ये जो करंट है इधर इसके पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर कर रही है, मतलब दोनों वोल्टेज सोर्स की पोलरिटी अलग है। मतलब आप V2 से माइनस कर दो, V2 माइनस, और इधर ये जो भी है Z21 और I1 ये चीज़ कर दी। और अपॉन क्योंकि इस पूरे सर्किल में, इस पूरे KVL में, इस वाले लूप में केवल एक ही इम्पिडेंस है Z22, तो Z22 से डिवाइड कर दो। तो आसान है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब इसमें क्योंकि I1 है तो इधर से उठा के I1 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो। ओके फिर इस Z22 को इधर मल्टीप्लाई कर दो ले जाके, I1 को फिर लिख दो, I1 की वैल्यू को लिख दो फर्दर। ओके और ये जो I2 इधर बचा और इधर V2 आपको दिख रहा होगा, V2 इनको एक तरफ ले जाओ दोनों को। तो अब इनको एक तरफ ले गए, उधर जो भी बचा हमारा, ये जो भी बचा पूरा ये वैल्यूज़, इसको फर्दर सॉल्व कर लो, जिनकी जो वैल्यूज़ है लगा दो, तो आपका इस हिसाब से ZTS निकल आएगा 7 ओम। और जब आपका ZTS निकल गया तो RL हमारा क्या होता है, अगर आपको ये क्या है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, अगर आपको मैक्सिमम पावर निकालनी है तो वहाँ पे आपका जो आपका लोड रेजिस्टेंस है वो आपका RTH के इक्वल ही होना चाहिए। तो 7 ओम के इक्वल हो गया। पावर मैक्स क्या हो गया, V²/4RL। यहाँ पे V²/R नहीं लगाना है, यहाँ पे मैक्सिमम पावर के लिए 4RL लगाना पड़ेगा। ये याद रखेंगे, छोटी छोटी दिक्कतें हैं जो हो सकती हैं। तो ये 4RL, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऊपर VTH क्या निकाला था 5, तो उसका स्क्वायर 25, नीचे 4 × 7, तो 25/28 वाट आपको मैक्सिमम पावर मिल सकती है लोड के अंदर। अगर आपके लोड जो है वो एक 2 पोर्ट नेटवर्क से जुड़ा हुआ है जिसका Z पैरामीटर की वैल्यूज़ ये है। ओके इस केस में तो ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी लेंदी क्वेश्चन था। यहाँ पे थेवेनिन थ्योरम्स का पूरा कॉन्सेप्ट लगा और इसका तो लगा ही लगा। उसके बाद बात करते हैं थोड़ा सा वाई पैरामीटर के ऊपर। तो वाई पैरामीटर को हमने डिटेल में थोड़ा सा बात करी थी, पर डिटेल में तो Z को ही देखा था। तो वहाँ पे मैंने बताया था कि आपको एक तरफ तो डिपेंडेंट वेरिएबल लेंगे, वहाँ पे V1 V2 था, तो यहाँ पे इसका अपोजिट हो जाएगा I1 I2, और यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो जाएंगे जो कि सोर्सेज है V1 V2। ओके तो यहाँ पे I1 I2 डिपेंड कर रहे हैं V1 V2 पे, और यहाँ पे जो पैरामीटर्स हैं वो Y11 Y12 Y21 Y22 सिमिलर टू बिल्कुल उसी की तरह है। बट ये KCL इक्वेशन है, मतलब ये करंट का डिवीजन हो रहा है। आपको साफ साफ दिख जाएगा कि ये क्या है, ये करंट है। ये चीज़ पूरी वैल्यू जो करंट की वैल्यू है। तो I1 जो करंट है वो दो करंट्स का सम है, I2 जो करंट है वो दो करंट्स का सम है। ओके अब क्योंकि यहाँ पे करंट का डिवीजन हो रहा है, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है, आप जब डायग्राम बनाएंगे इक्विवेलेंट तो ये पैरेलल बनेगा। तो पहले सबसे पहले डायग्राम की ही बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है कि एज इन बोथ इक्वेशन KCL आर यूज, सो करंट इज डिवाइडिंग हियर, सो पैरेलल नेटवर्क शुड बी देयर। अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे वाई पैरामीटर का। तो देखो जो हम एक Z11 बनाते थे उसकी जगह बना देंगे Y11। ओके जो Z22 बनाते थे उसकी जगह बना देंगे Y22। और वो जो इधर आपका वोल्टेज सोर्स होता था, अब वो वोल्टेज सोर्स बदल जाएगा एक करंट सोर्स से, जो कि आपके इस Y1 के पैरेलल में आ जाएगा। और इधर जो Z पैरामीटर में आपका वोल्टेज सोर्स होता था, अब वो फिर से बदल जाएगा एक करंट सोर्स से, जो कि आपका इसके पैरेलल में आ जाएगा। तो बहुत ज़्यादा आसान इस डायग्राम को बनाना, कुछ भी मुश्किल नहीं है। या आपका I1 करंट या I2 करंट, ठीक है। ये तो बेसिक सा पार्ट कॉमन है कि भाई इधर आउटपुट पोर्ट है तो इससे करंट निकल रही होगी I2 और वोल्टेज होगा V2। ये इनपुट पोर्ट है तो इसका वोल्टेज होगा V1 और करंट निकल रही होगी I1। तो ये बेसिक सा पार्ट हो गया। उसके बाद बात कर लेते हैं कि ये हमने बेसिक इक्वेशन, हमारी जो कॉमन इक्वेशन होती है वो तो लिख दी, ये इक्वेशन लिख दी। बट अलग अलग पैरामीटर की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो पैरामीटर होता है, पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि सारी चीज़ें यहाँ पे एडमिटेंस ही हैं, ठीक है। जैसे वहाँ पे इम्पिडेंस था, यहाँ पे एडमिटेंस है। एडमिटेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ इम्पिडेंस। तो सारी चीज़ें यहाँ पे एडमिटेंस ही है हमारी। ओके तो सबसे पहला Y11, तो ये सब चीज़ें हमने पहले ही सीख ली है। मैंने आपको बताया कि ये 11 है, इसका मतलब कि यहाँ पे जो भी चीज़ आप लिखोगे वो 11 वाली ही होगी। अब क्योंकि यहाँ पे आपका डिपेंडेंट वेरिएबल करंट है तो ऊपर यहाँ पे करंट रहेगा, जैसे वहाँ पे वोल्टेज रहता था, तो I1/V1। तो वैसे भी मैंने क्या बताया कि वो आपका जो Y है वो रेसिप्रोकल है Z का। इसका मतलब कि Y11 आपका सीधे से Z11 का रेसिप्रोकल हो गया। और ऐसा आपको कब करना है, जब V2 0 है। बट यहाँ पे ये कंडीशन चेंज हो रही है, यहाँ पे जब आप इस V2 को 0 कर देंगे तब आपको ये वैल्यू मिलेगी। तो ये क्या हो गया आपका शॉर्ट सर्किट और ड्राइविंग पॉइंट इनपुट इम्पिडेंस हो गया, ठीक है। या तो इसको शॉर्ट सर्किट बोल सकते हो या फिर ड्राइविंग पॉइंट भी बोल सकते हो, जैसे कि आप वहाँ इम्पिडेंस में बोलते थे। तो या तो आप शॉर्ट सर्किट इनपुट एडमिटेंस बोल दो, या तो आप ड्राइविंग पॉइंट इनपुट इम्पिडेंस बोल दो, ठीक है। अब आते हैं Y22 पे, जो ये है Y22 का मतलब कि ऊपर आपका ये पहला वाला टर्म 2 और नीचे भी फिर तो 2, तो I2/V2 और बचा क्या आपका V1। ओके जो कि आपका इंडिपेंडेंट है। हमेशा एक बात को ध्यान रखना, मेरे स्टेटमेंट को, हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को ही आपको 0 करना होगा हमेशा।
कभी भी किसी डिपेंडेंट वेरिएबल को नहीं कर सकते। जैसे कि मान लो कि मैं कहता हूँ कि मुझे कुछ भी नहीं पता, कोई भी फार्मूला नहीं पता, मैं इसका फार्मूला लिखना चाह रहा हूँ y22 का। अब मैंने यहाँ I2 V2 को लिख दिया। अब मेरे पास दो चीज़ें बची, I1 और V1। अब मैं किसको जीरो करूँ? ठीक है, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है। हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल को करना है। जब आप y पैरामीटर की बात कर रहे हो तो आप कभी भी I वाली चीज़ों को जीरो नहीं करोगे, तो V वालों को करोगे। तो ये V1 हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे? सेम वैसे ही शॉर्ट सर्किट आपका आउटपुट एडमिटेंस बोलेंगे इसको, या फिर ड्राइविंग पॉइंट आउटपुट एडमिटेंस। तो ये आपने y11 और y22 पढ़ा। अब आते हैं y21 पे। जैसे y21 है तो क्योंकि पहले इसमें 2 आ रहा है, इसका मतलब ऊपर वाले उसमें 2 रहेगा, तो I2 ऊपर हो जाएगा, V1 नीचे हो जाएगा। ओके, और क्योंकि हम यहाँ पे V2 को मतलब V वाले टर्म को करेंगे तो V1 तो ऑलरेडी यूज़ हो गया, तो V2 को जीरो कर देंगे। इसी तरीके से जब y12 निकालेंगे मतलब I1 ऊपर V2 नीचे और V2 यूज़ हो गया, तो बचा क्या? V1, तो V1 को जीरो कर देंगे। तो इस तरीके से आप फॉर्मूला तो बहुत आसानी से लिख सकते हैं। ओके, जब इसमें अब 2 पहले है, जब इसमें ऊपर क्या आ रहा है, आउटपुट वाली कंडीशन आ रही है, तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड ट्रांसफ़र एडमिटेंस। जैसे वहाँ पे था फॉरवर्ड ट्रांसफ़र इम्पिडेंस। इसी तरीके से यहाँ देखो आप, यहाँ पे y12 I1 ऊपर आ रहा है, इनपुट वाला साइड, इनपुट वाली चीज़ आपका ऊपर है न्यूमरेटर में, तो ये हो गया आपका रिवर्स ट्रांसफ़र एडमिटेंस। तो पॉज करके देख लेंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर सबको समझ में आ गया तो ये आपका पूरा टोटल y पैरामीटर हो गया, और ये नीचे आपका उसका सर्किट डायग्राम हो गया इक्विवेलेंट। अब बात करते हैं, ये मैंने पहले बात कर रही थी कि जो आपका y होता है वो इसको किससे रिप्लेस करेंगे? पाई नेटवर्क से रिप्लेस करेंगे। आप और इसको देखो, ये जो मैंने हाईलाइट किया ब्लू से, पाई की तरह दिख रहा है। ओके, तो पाई नेटवर्क से रिप्लेस करेंगे। तो अब इसमें क्या करेंगे? आपको पता है करंट डिवीजन हो रहा है, तो KCL लगा देंगे नोड 1 पे। तो KCL नोड 1 पे आप लगाओगे तो एक तरफ तो करंट आपकी हो गई I1 जो इसमें एंटर कर रही है, और वो दो करंट में चेंज हो जा रही है, इसमें और इसमें। और ये I2 करंट भी दो उसमें, इसमें और इसमें, दो करंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही है। तो I1 किस किस में डिस्ट्रीब्यूट हो गई? आपकी V1 इंटू YA प्लस V1 माइनस V2 इंटू YB। ओके, एक तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो गई नीचे, ये जो YA है, तो YA के अराउंड वोल्टेज कितना है? V1, तो इसके अराउंड करंट क्या होगा? V इंटू वाई। ओके, करंट का सीधा सा फॉर्मूला होता है आपका V इंटू वाई, या फिर I इजकल टू आपको पता है कि V अपॉन Z होना चाहिए, या फिर V अपॉन R। हमने स्टार्ट यहाँ से किया कि I इजकल टू V अपॉन R, या तो उसको V अपॉन Z भी बोल सकते हैं, पर हमें पता है कि Y Z का रेसिप्रोकल है, तो I का सिंपल सा फॉर्मूला V इंटू वाई हो गया। तो अगर आपको कोई भी करंट का टर्म लिखना है तो आपको सीधे V और Y का मल्टीप्लिकेशन लिखना पड़ेगा, तो इसी वजह से ये V इंटू वाई है और V1 माइनस V2 इंटू YB। अब यहाँ क्या करेंगे कि YA YB को कॉमन ले लेंगे, तो मतलब V1 को अलग और V2 को अलग लिख देंगे। तो V1 को जब लेंगे तो कॉमन मतलब क्या आ गया? YA प्लस YB एक साथ, ठीक है, एड सम में, माइनस V2 YB। तो ये चीज़ आ गई। इसको आप इसकी जनरल उस इक्वेशन से कंपेयर कर लेंगे y पैरामीटर की, तो आप कंपेयर करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि ये आपका जो y11 है ये YA प्लस YB के इक्वल है, और जो y12 है वो आपका YB के इक्वल है। तो y12 तो आप जान ही रहे थे पहले से कि y12 या फिर y21 तो आपको YB के इक्वल ही देगा जो कॉमन है। ओके, जैसे z पैरामीटर में होता था वैसे ही कुछ यहाँ है, बट y11 क्या है? YA और YB का है सम। और इसी तरीके से आपका ये जो पैरामीटर बचा कौन सा? ये वाला आपका y22, तो y22 आपका सिमिलरली सॉल्व करके मिलेगा YB प्लस YC, कुछ इस तरीके से। तो ये तो हमने क्या निकाला? y11 y22 y12 y21 इसका निकाला। अब हम YA YB YC का भी निकालेंगे, तो इसको भी निकाल सकते हैं कि ये हमने ये निकाल लिया था। अगर आप इसमें YB को रिप्लेस कर दो, उसकी जो भी वैल्यू है, तो YA को एक तरफ ले जाओ, तो ये आपने YA निकाल लिया। YA क्या है? y11 प्लस y12, ठीक है, दोनों पॉजिटिव है बीच में। YC क्या है? इसमें भी दोनों पॉजिटिव है। और YB जब आप लिखेंगे ना, यहाँ पे आप ये याद रखो क्योंकि ये नेगेटिव साइन आया था यहाँ पे, तो YB जो होता है इसमें एडमिटेंस वाले केस में वो नेगेटिव के इक्वल होता है, y12 नेगेटिव और y21 नेगेटिव। या फिर जो ये y12 है ये माइनस YB के इक्वल होगा, या फिर y21 है ये माइनस YB के इक्वल होगा। तो ये YB में एक्स्ट्रा माइनस आ रहा है, ये यहाँ पे याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो YB है इसमें माइनस आ रहा है, जब आप इसको y12 या फिर y21 लिखना होगा तो उसके इक्वल, तो ये माइनस जो आ रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पाई नेटवर्क के बारे में भी हमने स्टडी कर ली और उसके फॉर्मूलेज भी देख लिए। उसके बाद बात करते हैं लैटिस नेटवर्क की। तो इसको अगर सिमेट्रिकल करना है आपको, तो आपको YA YD को इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है, ऊपर नीचे वालों को और डायगोनल वालों को एक जैसा ही हमने पहले ही देख चुके हैं, Z में भी ऐसा ही होता है। तो ऐसा करने के लिए अगर मान लो सिमेट्रिकल हो गए तो y11 क्या होगा? y22 के इक्वल, तो वो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? YB प्लस YA अपॉन 2, ठीक है, इन दोनों का सम YB YA का और इसका डिवाइडेड बाई 2। इसी तरीके से y12 और y21 क्या हो जाएगा? यहाँ पे माइनस यूज़ करना है आपको, YB माइनस YC अपॉन 2। ओके,
और अगर इधर बात करते हैं कि वाई बी क्या होगा, वाई बी का फॉर्मूला इसी सिमेट्रिकल वाले नेटवर्क में। ओके, देखो यहाँ पे एक चीज़ समझो कि जो हम पाई और टी नेटवर्क पढ़ते हैं उसमें 3 चीज़ें होती हैं, केवल वाई ए, वाई बी और वाई सी। बट अगर हम जो भी लेटेस्ट नेटवर्क पढ़ते हैं तो यहाँ पे आपका वाई डी भी आ जाता है, यहाँ पे फॉर्मूलेज चेंज हो जाते हैं। इस वजह से इसको हम स्टडी कर रहे हैं। तो वाई बी क्या हो गया, y11 प्लस y12, और वाई ए क्या हो गया, y11 माइनस y12। ओके, तो देखो यहाँ आपका 12 इस वाले फॉर्मूलों में माइनस आता है और यहाँ आपका ए में ही माइनस आ जाता है कि वाई ए ही माइनस है, ठीक है। और एक्चुअल में आपको ये भी पता है कि ये फॉर्मूला जो है ये वाई डी का भी होगा, क्योंकि वाई ए वाई डी इक्वल है सिमेट्रिकल नेटवर्क के लिए, आपको ये पता है। ये आपका वाई सी का भी होगा फॉर्मूला, जैसे कि ये दोनों एक साथ इक्वल करके हमने लिख के दिखाया है। तो इधर भी ये 2 चीज़ों का फॉर्मूला होगा, ये जो निकल के आएगा। ओके, तो ये हमने पढ़ लिया लेटेस्ट नेटवर्क। अब कुछ बात कर लेते हैं इंटरसेक्शन की, फिर हमारा लेक्चर 22 पार्ट भी खत्म हो जाएगा। फिर शुरू करेंगे लेक्चर 23 से, और वो भी पार्ट ए से हम क्या शुरू करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को। यहाँ पे जो इंटरसेक्शन हो रहा है वो आपका पैरेलल टाइप का कनेक्शन है। क्यों? अगर आप देखो तो आपका जो वोल्टेज V1 है, जो आपने इधर V1 अप्लाई किया है, ये जो V1 है यही V1 आपका इस V1 डैश और V1 डबल डैश के इक्वल मिल रहा है इधर भी, और इधर आपका V2 आपका V2 डैश और V2 डबल डैश के इक्वल मिल रहा है। तो ये वोल्टेजेस इक्वल मिल रहे हैं और करंट आपको एज अ सम मिल रही है। तो ऐसा कहाँ होता है, पैरेलल में। ओके, बट आप ये कहोगे कि इसका फॉर्मूला जो है मैट्रिक्स का वो हमने बिल्कुल सेम रखा है, क्योंकि वहाँ पे हम Z को इस्तेमाल करते थे, तो वहाँ पे हम इम्पिडेंसेस को ऐड कर देते थे, और यहाँ पे हम एडमिटेंसेस को ऐड कर देंगे। तो आपको याद रखना है कि पैरेलल टाइप के कनेक्शन में आपको सीधे सीधे एडमिटेंसेस को ऐड कर देना है। तो आप इक्विवेलेंट, ये क्या है, वाई इक्विवेलेंट आप निकाल सकते हैं।